ये गैस्ट्राइटिस हम कर रहे थे, जिसे कि हम आयुर्वेदा में जो है आम्ल पित्त रोग से जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट जो है जनरली जो कंप्लेंट लेके आता है दैट इज एसिडिटी। हमने इसको पढ़ा था कि इसके कॉज क्या होते हैं। मानसिक और जो भी शारीरिक आहार विहार जो भी विरुद्ध पेशेंट करता है उसकी वजह से ये होता है। एंड these are the causes। आई थिंक पढ़ लिया था, फिर रिपीट करते हैं। सो पेशेंट क्या है, अगर लैक ऑफ रेस्ट है, फास्ट मूविंग लाइफस्टाइल है उसका, इनसफिशिएंट उसका स्लीप है, स्लीप जो भी हमारे स्टमक से रिलेटेड जो गैस ओरिजिनेट होती है। थैंक यू भावना। जो ये सुमन नाम से है, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना। या थैंक यू। सो वेयर आई वाज। सो जो भी स्टमक से जैसे एसिडिटी गैस ये सब चीजें रहती हैं, तो इसमें खान पान तो हमारी मेन चीज होती ही है, लेकिन खान पान के साथ वो क्या करता है अपना उसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। अपने उसकी बॉडी को जो है, पेशेंट की बॉडी को जो है आराम नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे प्रॉपर जो है हॉर्मोन्स और जो गैस्ट्रिक जूसेस जिन्होंने सिक्रेट होना है डाइजेशन के लिए, तो वो जो है प्रॉपर वे में सिक्रेट नहीं हो पाते हैं या बन नहीं पाते हैं, जिससे डाइजेशन नहीं होता है। तो वो एक बहुत ही मेन रीजन जो है स्टमक आपके डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस का बन जाता है, जो हम प्रैक्टिस में देखते हैं। खान पान तो ठीक है, वो एक रीजन होता ही है, लेकिन खान पान को किसी की बॉडी क्या होती है ना कि इतनी अगर उसका जो सिस्टम है अच्छा है डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो अगर थोड़ा ज्यादा भी खा रहा है या फिर वो थोड़ा सा जंक फूड भी खा रहा है या थोड़ा विरोध भी कर रहा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी जो है काफी अच्छी है और वो रेस्ट भी बॉडी को दे रहा है, तो उसका जो वो डाइजेशन है वो वहां पे खराब नहीं होगा, क्योंकि वो बैलेंस आउट हो जाता है। हमारी बॉडी जो है उसको यूज कर लेती है, मीन्स वर्क उसका जो बॉडी जो है अपना मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो प्रॉपर कर लेती है, वेस्ट को वो वेस्ट में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट कर देती है और जो यूजफुल प्रोडक्ट है उसको यूज कर लेती है। लेकिन जहाँ पे आपकी बॉडी जो है वो बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम पे प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है प्रॉपर सिक्रीट नहीं हो रहे हैं, हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बन रहे, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो आपका लोअरिंग ऑफ नेचुरल रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी, जो हर डिजीज का कॉज होता है। सर्टेन डिजीजेस सच एज पनीशियस एनीमिया, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, इनमें भी जो है गैस्ट्राइटिस देखने को मिलती है। कंजप्शन ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स, यूज ऑफ मोर लीफी वेजिटेबल्स। इसीलिए लीफी वेजिटेबल से यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, जैसे जितनी ज्यादा एक मॉडर्न में एक कंसेप्ट बना है कि आप सैलेड खाइए, आप ज्यादा लीफी वेजिटेबल्स खाइए, लेकिन वो भी हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अगर पेशेंट वो भी अगर खाना है तो एक बार डॉक्टर या डाइटिशियन की सजेशंस जो है जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा एक्सेसिव सैलेड और लीफी वेजिटेबल्स ये भी आपके डाइजेस्टिव कंसेप्ट, जैसे हम आयुर्वेदा में जो है ज्यादा सैलेड और आपका लीफी वेजिटेबल्स ये वात को इंक्रीज करेंगे। तो वात क्या है, एयर है, वो क्या करेगा आपकी जो आपका जो पित्त है उसको वो डिस्टर्ब करेगा। अगर आपका पित्त डिस्टर्ब हो रहा है तो आपका डाइजेशन वहां पे मीन्स आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, वो वहां पे मंद पड़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब होगा। इसलिए मोर लीफी वेजिटेबल एंड मोर सैलेड इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ। ड्रिंकिंग ऑफ एक्सेसिव वाटर ड्यूरिंग मील, so I will say कि not only during meal, drinking of excessive water is always harmful. Okay, so
ड्यूरिंग मील तो यस ऑब्वियसली, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी अग्नि को जो है प्रज्वलित होना जरूरी है, क्योंकि वो अपना वर्क करेगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वहां पे अग्नि को वर्क करना है, हम उस पे पानी डाल रहे हैं और वो पेसिफाई वहां पे हो जा रही है। तो वो हमको नहीं करना है। और ऐसे भी होल डे में हमें एक सर्टेन क्वांटिटी से जो है एक्सेसिव वाटर पे नहीं जाना है। नहीं तो वही एक रीजन आ जाता है कि हम अपनी अग्नि को जो है वर्क ही नहीं करने देते। ठीक है। और दूसरा जो है, हमारी किडनीज जो हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो भी इतना ज्यादा लोड नहीं ले पाते एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर से। सो डिपेंड्स ऑन बॉडी, मीन्स 2 लीटर से ज्यादा जो है वो पर डे जो है हमें एक्सीड नहीं करना चाहिए वाटर इनटेक। एंड इन if I say in some people it is 1.5 liter is also sufficient. So it depends, 1.5 to 2 liter depends body to body. और कोशिश करनी चाहिए कि जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद जो है वाटर इनटेक ज्यादा नहीं करना चाहिए। 5 o'clock या 6 o'clock के बाद जो है वाटर इनटेक नहीं करना चाहिए ज्यादा, जिससे हमारी अग्नि जो है वो डिस्टर्ब होती है। So other causes of gastritis are excess consumption of caffeine, alcohol, stress, depression, sorrow, pain, all are related to the mental things. So it's gastritis means it's inflammation. ये हमने उस दिन देखा था। और हम पंचकर्मा में हमने उस दिन भी आई थिंक ये कर लिया था, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। किया था हमने ये लास्ट क्लास में, यस और नो, या फिर आप भी भूल गए हो? यू फॉरगॉट, ओके, अच्छी बात है, रिपीट हो रहा है, नो इशू। किया था ना लास्ट क्लास में? यस मैम हुआ था। ओ। हम्म। सो ये मेरे को ट्रीटमेंट से याद आया कि हमने डिस्कस किया था कि स्टमक पे जो है हम लेप लगा सकते हैं, मड हाँ थेरेपी पहले कर मैंने सकते बताया। हैं। यस। तो यहाँ से मुझे याद आया, यस। और उनको हमें रसायन थेरेपी हमें जरूर देना है, क्योंकि इंटरनली जो है अगर पेशेंट डायरेक्टली ट्रीटमेंट के लिए आया है तो उसे जो है डॉक्टर के पास जरूर भेजना है, बिकॉज इंटरनल ट्रीट मेडिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी डिजीजेस हैं जिन पे एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत जरूरी हो जाता है, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुछ डिजीजेस ऐसी हैं कि अगर पेशेंट ने जो है इंटरनल, अगर उसने मेडिसिन नहीं लिया है, एक्सटर्नल पे ही वो फोकस कर रहा है, तो ठीक है, उसे काफी रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बहुत सी डिजीजेस हैं जिन पे उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जिनमें ये भी एक है। अगर आपको एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस होता है, वो सिर्फ आता है कि मुझे क्योंकि गूगल से जो है लोगों को नॉलेज मिलता है। तो बहुत से लोगों को नॉलेज मिलता है कि अगर आपके पेट दर्द हो रहा है तो आप नेचुरोपैथी पे जाइए, मड थेरेपी कीजिए और दूसरा कीजिए। आई एक्चुअली आई गॉट 1 or 2 पेशेंट्स हु सेड कि आयुर्वेदा में जो है ट्रीटमेंट होता है इसका, तो मुझे इंटरनल मेडिसिन नहीं लेना है, मुझे सिर्फ एक्सटर्नल ही आपकी जो ट्रीटमेंट्स है, ऑयल धारा और मड पैक जो होते हैं, तो मुझे उसी से ट्रीटमेंट करना है। सो ऐसे पेशेंट्स को हमें कन्विंस करना बहुत ज़रूरी होता है, और उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें जब तक इंटरनल उसको मेडिसिन नहीं देंगे वो ठीक नहीं होगा। तो इसमें हमें उसको रसायन थेरेपी और साथ साथ में इंटरनल मेडिसिन वो हमें डालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए डॉक्टर को ज़रूर रिकमेंड करना चाहिए इस तरह के पेशेंट्स को। ठीक है। नेक्स्ट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। अभी हमने गेस्ट्राइटिस पढ़ा, नाउ दिस इज अल्सरेटिव कोलाइटिस, जहाँ पे क्या होता है कि आपकी ये कंडीशंस जो है ये वर्स हो जाती है, आगे से आगे हम इसको ठीक नहीं करते, और वहां पे हमारे स्टमक के अंदर जो है वो, क्योंकि इन्फ्लामेशन तो हो रही है, हमारे स्टमक में इन्फ्लामेशन तो हुई है, वो हम उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि आगे वो जो है वहां पे अल्सर बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब जो लाइनिंग होती है स्टमक की, वो जैसे हम एक सिंपल भाषा में बोले तो छिलना शुरू हो जाती है, तो वहां पे घाव बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे कि फिर इज अ इसलिए इसको अल्सरेटिव कोलाइटिस इज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बॉवल डिजीज। बॉवल मीन्स यूर रिलेटेड टू योर स्टमक। सो ये रहती है 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज में।
एंड 5 to 10 पर 10,000 persons आर एट रिस्क. तो इसमें रिस्क में है लोग, बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा है, बट यस इतना क्वांटिटी उसमें है. सो इसमें क्या रहता है, एक तो यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ किया है मैंने स्लाइड में, स्टमक में जो है पेशेंट को काफी ज्यादा पेन होता है. यहाँ पे गैस्ट्राइटिस में स्टमक में पेशेंट को इतना ज्यादा पेन नहीं होता है, लेकिन जब उसकी ये कंडीशन वर्स हो जाती है तो वो काफी ज्यादा पेन लेके इसमें आता है. और उसको जो है मोशंस जो होते हैं उसमें ब्लीडिंग होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है. मीन्स पर डे वो जो मोशन के लिए है वो 3 to 4 टाइम्स जो है वो मोशन के लिए जा सकता है. और इसमें उसको जो है वीकनेस जो है वो काफी ज्यादा होना शुरू हो जाती है. सो इसको जो है हम पुरुषव, जो हम स्रोतस पढ़ते हैं आयुर्वेदा में, दिस इज अ पुरुषव स्रोतस व्याधि है. ठीक है. और इसको हम रक्त अतिसार के साथ जो है हम इसको कंपेयर करते हैं आयुर्वेदा में, जिसमें पित्त जो है वो काफी ज्यादा बनना आपका शुरू हो जाता है. और अगर हम इसकी पंचकर्मा में ट्रीटमेंट की बात करें तो हम अपनी बस्ती चिकित्सा से भी हम पढ़ रहे हैं कि बस्ती चिकित्सा की जो पिच्छा बस्ती है वो हम अतिसार में देते हैं. सो यहाँ पे रक्त अतिसार है जो एक अतिसार की वो है, तो इसको इस ट्रीटमेंट जो पंचकर्मा में जो ट्रीटमेंट मानी जाती है इस व्याधि के लिए, दैट इज पिच्छा बस्ती. यस, उसके साथ में हम बहुत सी और भी एक्सटर्नल जो है ट्रीटमेंट पंचकर्मा में हम दे सकते हैं. अगर पेशेंट जो है वो इस तरह के जिनमें सिम्टम्स होते हैं, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर, रेक्टल पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, स्किन लेजन्स, एब्डोमेन साउंड, माउथ अल्सर, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, ब्लोटिंग, अनप्लेजेंट बॉडी, इसमें ठीक है. तो मैं इस पे बताना चाहूंगी कि माउथ अल्सर जो है, कई बार पेशेंट जो है सिर्फ माउथ अल्सर की ही जो है प्रॉब्लम लेके आता रहता है. ठीक है. अगर आपको भी जनरल में कोई अगर पेशेंट्स मिलते हैं कि अच्छा मुझे जो है ना माउथ मुंह में छाले जो है वो मुझे बार बार हो रहे हैं या मुझे होते रहते हैं, तो इस तरह के पेशेंट को उन्हें जरूर समझाना चाहिए कि वो डॉक्टर से कंसर्न करे, क्योंकि वो जो है उनका जो रिलेशन है, वो जो मुंह में छाले बार बार हो रहे हैं, वो सीधा उसका जो रिलेशन है वो आपके स्टमक के साथ है, आपके डाइजेशन के साथ है. क्योंकि आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, एसिड पार्ट जो है बॉडी में वो बहुत ज्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को माउथ अल्सर जो है उसको वो बार बार हो रहे हैं. तो अगेन उसका ट्रीटमेंट जो है हम उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, और उसको एक्सटर्नल ट्रीटमेंट उसका हम पंचकर्मा में जो है इस तरह का अभी हम आगे पढ़ेंगे कि गैस्ट्राइटिस में हम. ठीक है. तो अभ्यंग, शिरोधारा, बस्ती, तो ये जो ट्रीटमेंट है ये हम इन तरह के पेशेंट. और अब हमें देखना है कि हमें क्यों देना है सब चीजें, क्योंकि पेशेंट को तो पूरा जो उसका प्रॉब्लम है वो तो उसे प्रॉब्लम उसके स्टमक से है, लेकिन यस वो जो क्रोनिक पेशेंट हैं जिनको सपोज जिनको एक्यूट हुआ है, अभी उनको कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो उनको तो इतना फील नहीं होगा, लेकिन उनकी वो प्रॉब्लम परसिस्ट, इफ इट विल परसिस्ट फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, सो हम क्या करेंगे उसमें, उसका वो जो है मानसिक तौर से वो जो पेशेंट होता है वो वीक हो जाता है, तो उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, डिजीज का स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है. जब उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है कि रिड्यूस स्ट्रेस एंड सपोर्ट द इम्यून सिस्टम. तो हमने स्ट्रेस को क्यों रिड्यूस करना है वो हमको समझना है, क्योंकि स्ट्रेस जब होगा तो उसके हमारा ब्रेन है, इट्स अ कंट्रोलर ऑफ द बॉडी. ठीक है. स्ट्रेस आया, अब यही हमारे ब्रेन ने ही जो है हमारे जो भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो रहे हैं, हमारे हार्मोन्स बन रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आगे जो है हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को वर्क करने के लिए, जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं. तो वो जो स्टार्टिंग फंक्शन है, जो स्टार्टिंग जो बेस वर्क है वो वहीं पे खराब हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस ने उसको खराब कर दिया.
तो इसलिए उस टाइम पे स्ट्रेस पे वर्क करना जो है हमें वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उसके साथ में इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना, क्योंकि वो उससे हमारा इम्यून सिस्टम, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से वीक हो गया पेशेंट, तो इम्यून सिस्टम तो उसका डिस्टर्ब हो ही गया। तो इसीलिए रसायन थेरेपी उसको डालना बहुत जरूरी है। तो जब इस तरह के क्रोनिक पेशेंट आते हैं तो उसमें रसायन थेरेपी हम देते हैं, देन इंटरनल जो उसको मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन हमने दिया है वो हम देते हैं, और पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट है वो हम करते हैं। और इस तरह से अगर इन 3 चीजों को अगर पेशेंट जो है बहुत अच्छे से फॉलो करता है, तो डेफिनेटली जो हम केसेस कई बार देखने को हमें मिलते हैं कि अच्छा हमारी एसिडिटी ठीक नहीं हो रही है, हमने इतनी मेडिसिन खा ली हैं, हमारे जो है अल्सर ठीक नहीं हो रहे हैं, पेशेंट डॉक्टर ने जो है हमको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं हम उनको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाते हैं। एंड शिरोधारा अगेन, this is to relieve the stress, to reduce the stress. Then बस्ती, बस्ती हम उसको मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं और हम पिच्छा बस्ती भी उसको पेशेंट को है दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है। एंड फ्यू मेडिसिन जो हम देते हैं, उदुम्बर क्वाथ, लोद्रत्वक चूर्ण, कुटज घनवटी, ऑब्वियसली दिस इज द ड्रग ऑफ द चॉइस। इस तरह के पेशेंट आते हैं तो हम उन्हें कुटज घनवटी हम उन्हें जरूर देते हैं। उदुम्बर अगर बस्ती हम देखें तो हम उन्हें उदुम्बर क्वाथ बस्ती जो है हम उन्हें दे सकते हैं। फाइन। एनी डाउट रिलेटेड टू गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस? नो मैम। 5 बजे। ओके। सो हमारी जो नेक्स्ट डिजीज है वो हमने लिया है ब्रोंकाइटिस, जिसको आयुर्वेदा में जो है हम कास के नाम से जानते हैं। तो कास श्वास जो है ये व्याधि है आयुर्वेदा में। इनको मॉडर्न में जो है ब्रोंकाइटिस एंड ब्रोंकियल अस्थमा, लेकिन आप अगर बहुत जगह देखेंगे तो ब्रोंकाइटिस को ही श्वास भी बोल दिया में, उसको हम आयुर्वेदा में कास से रिलेट करते हैं। ठीक है। सो ब्रोंकाइटिस अगेन इट इज अ आई मिशन। सो जहाँ पे ये इस तरह की कंडीशन आती है तो मीन्स वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। So bronchitis is a condition in which there is inflammation of the lining of the bronchial tubes, okay, which carry air to, and जो हमारे लंग्स पे जो ट्यूब्स जाती हैं, जो आपके एयर को जो है, जो आप ब्रीथ करते हो तो एयर को जो है लंग्स में लेके जाती है और लंग्स से बाहर लेके आती है, वो वाली जो ट्यूब्स होती हैं, जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं, उनकी जो लाइनिंग, अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, जैसे हमने गैस्ट्राइटिस पढ़ा तो स्टमक की जो अंदर वाली लाइनिंग है उस पे इन्फ्लामेशन है, वैसे यहाँ पे ब्रोंकियल ट्यूब्स, जो ट्यूब्स टाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है जो लंग्स को जा रहा है, उसकी जो अंदर वाली लाइनिंग की जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और इसमें क्या है कि पेशेंट को जो है काफी ज्यादा कफ होता है और उस डिसकलर मींस डिफरेंट कलर का कफ भी हो सकता है। और ये जो कंडीशन है ये आपकी क्रोनिक भी होती है और एक्यूट भी होती है। सो bronchitis is an infection of the bronchi which gets irritated and inflamed. The condition may affect people of all ages, mostly in children under the age of 5 and older people. So जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं और जो थोड़े ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें हमें ये कंडीशंस जो है ज़्यादा देखने को मिलती है। बट रिसेंट अगर हम सिनेरियो देखें तो ये जो केसेस हैं, यस, ये हमें यंग एज के पीपल में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इफ़ यू गेट अफेक्टेड बाय एक्यूट ब्रोंकाइटिस द सिम्टम मे लास्ट ओवर। अगर आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस हुआ है, एक्यूट कफ, तो सिम्टम्स जो हैं आपके मीन्स 1 मंथ या फिर आपके जो है 2 मंथ्स में जो है वो उसके बाद जो है वो फिनिश हो जाएंगे। लेकिन अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो वो थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन में चलता है। और इसमें क्या रहता है, कफ
माइल्ड फीवर, और इसमें चिल्स के साथ जो है फीवर आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फ्रिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, टायर्डनेस, और जो कि हमें अभी रिसेंटली कोविड में जो है हमें ये सब सिम्टम्स जो हैं हमें देखने को मिले। सो वी कैन गेस कि कोविड जो है वो नया नहीं आया। अगर हम अपने चरक और सुश्रुत की अगर हम बात करें तो इट्स वेरी अर्ली स्टेजेस जो है ये एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी गई है। डिपेंड्स कि हम उसको किस तरह से आगे को रिलेट करते हैं, किस तरह से हम उसको स्टडी करते हैं। ये जो है हमें पता है कि मेनली जो है ये वायरस की वजह से होता है, जैसे जो हमारा कॉमन कोल्ड और फ्लू भी होता है, और ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है ये स्प्रेड कर जाता है। वी नो कि ये काफी ज्यादा स्प्रेड करता है, कोविड इज द एग्जाम्पल, तो ये किसी को समझाने की इतनी जरूरत नहीं है जब एक्यूट में होता है। एंड क्रोनिक में क्या है कि क्रोनिक में जो है वो सिम्टम तो ऑलरेडी पेशेंट में होते हैं, लेकिन ये ट्रिगर कर जाता है। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, या फिर कोई जो है घर में कोई जो है कंटिन्यू स्मोक करता है, जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोक इनहेलेशन बोलते हैं, या आप इस तरह के एरिया में रह रहे हैं जहाँ आपके सराउंडिंग पीपल जो है काफी स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इस तरह के एरिया है जहाँ पे स्मॉग है, इरिटेंट्स हैं, या फिर टोबैको स्मोक वहाँ पे है, तो इस तरह के केसेस में जो है पेशेंट जो है वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो ओरिजिनेट होती है पेशेंट में। One may increase the risk of bronchitis if you are at occupational exposure to certain materials that impair the lungs, such as grain dust, fabric fibers, ammonia, and some other strong acids. तो इस तरह के अगर किसी फैक्ट्रीज का के सामने जो है एक्सपोजर है पेशेंट्स का, तो भी उसको जो है ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और समटाइम जो है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है देखा गया है हम कि सीजनल भी रहते हैं, हम उसको एक्यूट भी ले सकते हैं, लेकिन एवरी सीजन में जो है एक पर्टिकुलर 1 और 2 मंथ्स के लिए जो है पेशेंट जो है काफी वो परेशान रह रहा है, उसको फिर क्रोनिक में ही लेंगे। हम देखेंगे कि उस टाइम पे पॉलन्स जो हैं, पेड़ों से जो है पॉलन वो काफी स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनमें एलर्जी क्रिएट होती है, कफ और स्नीज जो है उनमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो इसका जो एक्यूट जो ब्रोंकाइटिस रहता है उसका जो ट्रीटमेंट है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में हम कोई भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स एक्यूट। आपका जो वेगावस्था रहती है वो भी काफी ज्यादा रहती है। वेगावस्था मीन्स पेशेंट जो उसके कफिंग है, स्नीज या स्नीजिंग है, या दूसरे सिम्टम्स हैं, फीवर है, तो वो उसको काफी ज्यादा रहेगी, तो उसमें हम उसको कोई भी पंचकर्मा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। हम जो है उसको शमन औषधीज देते हैं, ठीक है। लेकिन और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस रहता है उसमें हम जो है पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते हैं। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को अगर हम आयुर्वेदा के तौर पे देखें तो हम इसे कफज कास से जो है कोरिलेट करते हैं, क्योंकि कफ जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो सेटल डाउन हो जाता है, तो इसमें हम वमन थेरेपी जो है हम देते हैं। लेकिन उससे पहले हमें अभ्यंगम और अभ्यंगम स्वेदन ये सब ट्रीटमेंट्स हमको करने हैं बिफोर गिविंग वमन। सो वमन विल एक्सपेल द दूषित कफ, ओके, एंड लीव द आवर्ना टू वाता। तो वो कफ को जो है रिलीव करेगा, क्योंकि उसने जो है जो पेशेंट कफिंग कर रहा है तो उसने जो है वात को कवर किया हुआ है, इसलिए वहां पे जो है कफ और दूसरे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। सो वाता गिविंग मोर एंड इफेक्टिव रिजल्ट इन कफज कास। द विरेचन कैन बी प्लांट इन वाता। अब यहाँ पे जो कास है उसमें वमगम, स्वेदनम, इवन पोटली थेरेपी भी हम कर सकते हैं, फिर हम वमन और बस्ती भी कर सकते हैं। लेकिन जो विरेचन थेरेपी है
विरेचन थेरेपी हम सब तरह के कास्ट के पेशेंट में नहीं करते हैं। ये जो है विरेचन थेरेपी, अगर हमें लगता है कि उसमें जो है पित्त का भी अनुबंध है, पित्त जैसे सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, तो ही उसमें प्रिस्क्राइब की जाती है विरेचन थेरेपी। इट अगेन डिपेंड्स ऑन डॉक्टर कि डॉक्टर जो है वो किस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं। अदरवाइज मोस्टली जो है इसमें वमन ही दिया जाता है। सो हियर वाटर शुड बी कंट्रोल टू रिलीव वेदना इन उरे एंड पार्श्वस्थाना, जो आपकी चेस्ट और स्टमक के आसपास जो है पेन होती है। सो वात को रिलीव करके जो है वो पेन खत्म हो जाती है। एंड सेकेंड, यहाँ पे नस्य कर्म इज ऑल्सो हेल्पफुल बिकॉज स्थान संशय इज इन ऊर्ध्व जत्रुगत। तो इस तरह के केसेस में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में हम नस्य कर्म भी करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नस्य कर्म जो है वो हम ऊर्ध्व जत्रुगस, जो भी हमारी अपर क्लैविकल जो भी हमारी डिजीजेस होती हैं उसमें वो हेल्पफुल है, और वो कफ को जो है वो बाहर बहुत अच्छे से निकालता है। तो नस्य कर्म इज ऑल्सो वेरी मच बेनिफिशियल इन दीज केसेस। ओके, विरेचन एंड नस्य हैव मिनिमल रोल इन वेगकालीन। वेगकालीन मीन्स जब जो है पेशेंट जो है एक्यूट कंडीशन में रहेगा, तो उस टाइम पे हम विरेचन और नस्य हम नहीं दे पाएंगे। एंड बहुदोषज कफज कास्ट। सो अगर कफ भी जो है वहां पे ज्यादा होगा तो भी हम नहीं, तो हम अगर वमन पे जाएं तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इन अवस्थिक काल दिस कैन बी अडॉप्टेड एज पर द फिजिशियन, जो आपको डॉक्टर बताएंगे। If बहुदोष and आमाशयगत कफज लक्षण are noticed, सद्य वमन can be adopt rather than classical वमन। ओके, सो क्लासिकल वमन में क्या है, हम जो है पहले अभ्यंगम, स्वेदनम, ये सब चीजें हम करने के बाद जो है उसको जो गेट पे है चक्कर आ वमन। गया, गेट मोड़वाने के लिए। बट जो सद्य वमन रहता है उसमें हम इमीडिएट विदाउट परफॉर्मिंग पूर्व कर्मास, हम जो है वहां पे जो सद्य वमन देते हैं, प्रैक्टिकल में आप देखोगे तो वो हम जो है उसमें दे सकते हैं अगर पेशेंट जो है बहुत ही ज्यादा कफज लक्षण को लेके आ रहा है। ठीक है, और जब ये सब सिम्टम्स जो हैं अगर हमने उसको वमन दिया है और काफी ठीक है, तो उसके बाद एंड में हम उसे विरेचन दे सकते हैं। और उसके बाद जब हम उसको युक्ति के साथ जो है हम प्लान करते हैं विरेचन देना, तो उसके रिजल्ट जो है वो काफी अच्छे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आयुर्वेदा में हम मानते हैं जो काश श्वास श्वास जो व्याधिज हैं, इनका जो उद्भव स्थान है, जो ओरिजिनेट जहां से ये होती हैं, वो आपका जो है लोअर एब्डोमेन है। तो उसमें क्या है कि पित्त पित्त स्थान से जो है ये ओरिजिनेट होती हैं, और पित्त के लिए जो है विरेचन काफी अच्छा वर्क करता है। इसलिए पेशेंट को सेटल डाउन करने के बाद एंड में अगर हम विरेचन देते हैं, सो ये व्याधि जो है काफी अच्छी मीन्स परमानेंट इससे रिलीफ मिलता है। देन दूसरा जो है पंचकर्मा में हम कवल ग्रह, धूमपान, हम वो उसको दे सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, और वमन के बाद भी हम जो है धूमपान अगर दें तो ये काफी हेल्पफुल रहता है। और जब हम अभ्यंगम करते हैं इस तरह के पेशेंट्स में, तो लवण तेल, ठीक है, लवण तेल जो है हमें, और कर्पूर आदि तेल जो है, इन तेल से हमें करना है। ओके, आप में से किसी ने अटेंड किए हैं स्टमक श्वास या कास के पेशेंट्स? यस नहीं अटेंड किए हैं। ओके मैम, मैंने क्या था ओके, वेरी गुड। तो फिर आपने उसमें क्या किया स्टार्टिंग में? मैम, स्टार्टिंग में उनका जो है कुछ दिन तक तो उनकी जो है सेंधवादी तेल से चेस्ट पे उनकी मसाज ही चली थी, क्योंकि उनको कफ काफी ज्यादा होता था। वेरी गुड। ये ओहो, जो सॉल्ट है ये उष्णवीर्य रहता है। ठीक है, अब उष्णवीर्य है तो ये आपके कफ को जो है ये पेसिफाई करेगा। ठीक है, और वात, और तेल है तो वात को भी ये मैनेज करेगा, लेकिन पित्त को नहीं बढ़ाएगा।
मीन्स कफ को जो है, उस कफ को भी ये नहीं बढ़ाएगा, बिकॉज ये जो है उष्णवीर्य है, ठीक है। और इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये पेनिट्रेट करता है, ये स्मॉल स्मॉल जो पोर्स रहते हैं उन तक भी ये पेनिट्रेट करता है, जो सॉल्ट होता है। तो इन प्रॉपर्टीज की वजह से हम जो है इस तरह के पेशेंट में जो है लवण तेल यूज करते हैं। और जो म्यूकस होता है, जो कफ होता है, उसको जो है उसको जो है एक्सपेल आउट करने में जो है, अगर सेटल डाउन कफ है बहुत ज्यादा, तो उसको लिक्विफाई करता है, उसको मेल्ट करता है और उसको एक्सपेल करने में हेल्प करता है। इसीलिए इस तरह के केसेस में जो है हम लवण तेल का हम जो है इस्तेमाल करते हैं। इवन अगर पेशेंट कोई जो है नहीं आ पाता है थेरेपी करने के लिए, तो हम उसको घर में भी अप्लाई करने के लिए हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है कि पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आप जो है इसको अप्लाई करके कर्पूर आदि तेल या फिर लवण तेल को अप्लाई करके आप रात को सो जाइए। तो वैसा करने के लिए कभी नहीं पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, क्योंकि वो फिर आपके कफ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वहां पे आपने बहुत टाइम तक जो है आपने उसके बाद स्वेदन ही नहीं दिया, क्योंकि वहां पे एक प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट है कि अभ्यंगम और स्वेदन, उसने उसको लिक्विफाई किया और स्वेदन का करेगा, उसको एक्सपेल अपने स्रोत से वहां से मूव करने में हेल्प करेगा। तो अगर उसने अप्लाई किया है तो उसके बाद उसको जो है हॉट फर्मेंटेशन लेने के लिए जरूर बोलना है पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑयल एप्लीकेशन अप्लाई करके छोड़ दिया और उसको हॉट फर्मेंटेशन या स्टीम लेने के लिए उसको नहीं बोला, तो फिर जो है रिजल्ट हमको अपोजिट मिलेगा। फाइन। सो इट वाज अबाउट द ब्रोंकाइटिस, जिसको हम कास बोलते हैं। सो इसमें वात और कफ का अनुबंध जो है वो रहता है। पित्त जो है वो बहुत रेयर केसेस में हमको देखने मिलता है। अगर पित्त की लक्षण हमको ज्यादा देखने में मिल रहे हैं तो हमारी जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट हो जाती है। देन ब्रोंकियल अस्थमा, कि अस्थमा को जो है, अभी तक जो डिजीजेस है वो आपको समझ आई? किसी को समझ नहीं आती है? Because you are doing practical, so that is more beneficial. Okay. uh, so bronchial asthma को जो है हम कोरिलेट करते हैं श्वास। और श्वास में जो है मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ट्राई करूंगी कि श्वास का पूरा चैप्टर मैं आपका ले सकूं, जिसमें सब तरह के श्वास आते हैं और उनको हम कैसे देखते हैं। बट हियर इज ओनली तमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा, जिसको हम जनरली कोरिलेट करते हैं तमक श्वास से। सो इट्स अ रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। अगेन इट इज प्राणवा स्रोतस, जो हम आयुर्वेदा में पढ़ते हैं। और इसमें जो क्या है कि वायु की जो गति है वो प्रतिलोम गति हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपिरेशन हो जाती है, विजिंग साउंड जो है पेशेंट वो निकालता है, ठीक है। और बहुत ही जोर से उसका जो तीव्र वेगम, मतलब बहुत जोर से वो करता है। डिस्निया ऑफ एक्ससीडिंगली डीप वेलोसिटी विच वाज इमेंसली इंजurious टू लाइफ, मतलब बहुत जोर से, एक तो उसको खांसी आती है, बहुत उसको ब्रीथ करने में जो है प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को सोने में प्रॉब्लम होती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही उसको जो है एक कंफर्ट जोन मिलता है। तो इस तरह के लक्षण जो हैं हमें तमक श्वास में देखने को मिलते हैं। ओके। सो आज की डेट में जो ये ब्रोंकियल अस्थमा है, इट्स अ मेजर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। मुझे कुछ डेटा मिला था ऑनलाइन, सो जो मुझे लगा कि मुझे ये डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस डेटा में जो है चंडीगढ़, दिल्ली, कानपुर, बैंगलोर, इनका पूरा है। सो अब आप देखिए कि हम जहाँ पे रह रहे हैं, व्हाट वाज द एरिया, और हमारी ड्यूटीज जो हैं वो क्या बन जाती हैं, और हमें क्या रोल जो है सोसाइटी में प्ले करना है कि हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और रह सकें, एज कंपेयर टू डायबिटीज, हाई बीपी, जो भी हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है उनको तो ठीक है, हम अपने अपने को कंट्रोल करके उनको हम कंट्रोल में ला सकते हैं, या हम उनसे जो है बच भी सकते हैं। लेकिन इफ वी विल नॉट करेक्ट आवर बिहेवियर टुवर्ड्स द एनवायरमेंट,
टुवर्ड्स द सोसाइटी, सो जो ये ब्रोंकियल अस्थमा जो डिजीज है, तमक श्वास जो डिजीज है, इट विल इंक्रीज। और एक बार तमक श्वास अगर डिजीज किसी को होती है, इट्स वेरी मच कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वेरी मच कॉन्ट्राडिक्ट, मीन्स मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो मतलब हमें इसे ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के पेशेंट्स को, क्योंकि अगर हम इतनी डिफिकल्ट होती है ट्रीटमेंट कि अगर हम इस डिजीज को ट्रीट करने लगे तो दूसरे जो है सिम्टम हमारी बॉडी में बढ़ने लग जाते हैं। दूसरे सिम्टम्स को अगर हम ट्रीट करते हैं तो इस डिजीज के सिम्टम्स जो हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। सो इट्स ए, हमारे आचार्य ने भी बोला है, इट्स ए याप्य व्याधि। सो टाइम इज गोइंग टू फिनिश, तो हम इसको पर्टिकुलरली जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कवर करेंगे। अभी इतना ही है एक जनरल इसका जो है ओवरव्यू। तो इसलिए अब आप देखें कि अबाउट 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, और इसके जो नंबर हैं वो मीन्स बढ़ ही रहे हैं, अभी तक भी इट्स इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड। सो अगर इंडिया की हम फ्यू स्टडीज हम निकालें तो ओवरऑल बर्डन ऑफ अस्थमा इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी मोर देन 50 मिलियन पेशेंट्स। सो दिस इज वन, ये तो मैंने एक या दो जर्नल से ही ये जो है ये हिस्ट्री निकाली है। मे बी अभी लेटेस्ट स्टडी में ये और भी इंक्रीज हो गया होगा, बिकॉज अगर हम सिर्फ एक इंडिया रीजन की ही बात करें तो पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है।